Friends, today in our studio we have one of the most famous female voices in Punjab और बहुत सारे चीज़ों पे आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू रुपिंदर हांडा ते और हम रुपिंदर हांडा जी से सुनेंगे कुछ गीत भी. सो मैम, टू स्टार्ट विद आई वुड लाइक यू टू आस्क फ्यू सम क्वेश्चंस अबाउट दी वुमेन एम्पावरमेंट. जैसे कि हम देखते हैं अपने देश में, हमारे घर में माएँ हैं, बहनें हैं, उनकी आवाज़ इतनी मधुर होती है बचपन से ही, बट स्टिल हम देखते हैं कि इंडिया में जो मेल पॉपुलेशन है सिंगर्स की वो ज़्यादा है कंपैरेटिव टू फीमेल्स. नाउ बीइंग अ फीमेल सिंगर, ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं फीमेल्स के पास और ऐसे क्या चैलेंजेस वो फेस करती हैं कि वो आगे उभर के नहीं आ पा रही? आज के टाइम में अगर बात करें कि फ़ीमेल सिंगर्स नहीं आ रही हैं, बहुत कम है, तो ये झूठ है. क्योंकि मैं पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री को बिलोंग करती हूँ, तो अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में इस टाइम कहते हैं ना कि फ्लड आया हुआ है. तो सिंगर्स का पहले लड़कों का था, लेकिन अब लड़कियों का भी है. तो बहुत कंपटीशन इसमें बहुत हार्ड हो गया है. अब बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली जब इंटरनेट आया तो उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ चुकी हैं जो न्यू टैलेंट है उसके लिए. चाहे अब बहुत सारे सिंगर्स हैं, हमारे पंजाब की बात करें तो जो सिर्फ यूट्यूब से या फेसबुक से पॉपुलर हुई हैं और आज उनके ट्रैक्स आ रहे हैं. तो एक पॉजिटिव साइन है कि लड़कियों को आगे आने का मौका मिल रहा है. वंडरफुल. तो दैट मीन्स कि लड़कियां भी कैच अप कर रही हैं हल्के हल्के. हाँ, जहाँ पे मेरे ख्याल से अब लोग बहुत ज़्यादा सियाने हो चुके हैं. उनको पता है कि हमने क्या अपना वे निकालना है, कहाँ से कैसे रास्ता निकालना है. तो आज जो जितनी भी जनरेशन हमारी आ रही है, चाहे वो सिंगिंग में हो, एक्टिंग में हो, कहीं का कोई भी फील्ड हो, तो उसमें उनको पता है कि हमने कहाँ से रास्ता बनाना है. और वो कहीं मेन जो उनका टारगेट है वो हमें पॉपुलर होना है और हमारा फेस नोन होना चाहिए, तो वो हो रहा है. वंडरफुल. तो जब आपने सिंगिंग स्टार्ट की, तो व्हाट वाज योर मोटो बिहाइंड दिस स्टार्टिंग दिस सिंगिंग and choosing this career as an career, singing as a career? Actually मैंने एक दिन भी नहीं ये सोचा था कि मैंने एक करियर बनाना है इसमें अपना, या मैंने प्रोफेशन बनाना है. मेरा स्टार्ट जो म्यूज़िक का, मेरा सिंगिंग का हुआ, वो एक्चुअली शौक़ था मुझे बचपन से. मैंने स्कूल टाइम से गाना स्टार्ट किया, उसके बाद कॉम्पिटिशन्स स्कूल लेवल, देन कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी, नेशनल लेवल, तो मैंने सारे विन किए. मैंने क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो पंजाब हरियाणा में देवीलाल यूनिवर्सिटी का उस टाइम नींव पत्थर रखा गया था. तो पहली बार रिप्रेजेंट मैंने किया था अपनी देवीलाल यूनिवर्सिटी को, और पहला मेडल मैं लेके आई थी उस यूनिवर्सिटी के लिए, सिंगिंग, गज़ल और क्लासिकल में. तो उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया, फिर पंजाबी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया. तो बहुत सारे मौके थे. ग्रेजुएशन के बाद आवाज़ पंजाब दी, सबको पता है, रियलिटी शो मैंने विन किया. तो भगवान कोई ना कोई एक आपको रास्ता बना के देता है, तो वो एक रास्ता मिला. अदरवाइज़ मैंने नहीं सोचा था कि मैंने सिंगिंग में जाना. मेरा मेन टारगेट था मैंने म्यूज़िक लेक्चरर बनना है, और मैंने उसी में स्टडी किया. मैंने एमफिल म्यूज़िक किया, पीएचडी भी कर जाती अगर सिंगिंग में 24/7 ना मुझे अपना टाइम देना पड़ता. कोई दिक्कत नहीं है. कहते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती. अभी बहुत सारी, आप तो अभी बहुत यंग हैं. एक्चुअली पीएचडी होती ही जब एज के बाद होती है. तो पीएचडी मैंने थोड़ा रखा हुआ है कि बाद में करूँगी, लेकिन अभी जो मेरा फ़िलहाल जो टारगेट है वो सिर्फ सिंगिंग और सिंगिंग. वंडरफुल. तो मैम, कुछ याद है जब आपने पहली बार वो, जैसे आपने बताया, देवीलाल यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया था, तो उस वक्त कौन सा एक गाना था जो आपने गाया था जिससे आपको मेडल मिला फर्स्ट टाइम? एक्चुअली गज़ल थी वो. काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ पे आई, और जो मुझे याद आता है मैंने वो वही से गज़ल में तो ये अलग था. मैंने एक हरियाणवी रागनी गाई थी. मैं रागनी नहीं सुनाऊंगी आपको, गज़ल सुनाऊंगी. लेकिन वो हरियाणवी से जुड़ी बात मुझे याद आ गई कि 60 लोग थे उस कंपटीशन में. हरियाणा लेवल का कंपटीशन होता है हरियाणा डे पे. तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना मुझे हरियाणवी बोलनी आती है, ना मैंने कभी सुनी भी इवन नहीं है मैंने. क्योंकि जहाँ मैं पली बड़ी हूँ वहाँ पे सारा पंजाबी है. लैंग्वेज वहाँ पे पंजाबी बोली जाती है. मिक्स है लेकिन ज़्यादा पंजाबी का. तो वहाँ कंपटीशन में मैं गई, वहाँ पे 60 लोग थे, और इतने वहाँ पे एज लिमिट कोई नहीं थी.
वहाँ पे 50 साल का भी आदमी आ रहा है, 60 का भी आ रहा है, 18 साल का भी आ रहा है, तो वो सब एज के लिए ओपन था, वो ओपन कंपटीशन। तो वहाँ 60 लोग आए और सभी बड़े बड़े और इतना एक्सपीरियंस धुरंधर लोग। तो वहाँ पे मैंने जब रागनी गाई तो मैं फ़र्स्ट आई, पहली बार अटेम्प्ट किया मैंने रागनी। तो वो मेरे लिए बड़ी एक यादगार थी कि मैंने एक अलग लैंग्वेज में ट्राई किया। और वो हाँ, गज़ल की बात कर रहे थे आप, गज़ल में सुना सुनाइए प्लीज़। मेरी अपनी कंपोजिशन है और मेरे प्रोफेसर थे, उन्होंने लिखी है। आह बन के मेरे आंसू जो निकल आएंगे, आह बन के मेरे आंसू जो निकल आएंगे, जिस्म हो कांच या पत्थर के पिघल जाएंगे, आह बन के मेरे आंसू जो निकल आएंगे। बहुत बढ़िया। तो क्लासिकल आपने सिंगिंग सीखी है, इसका मतलब? मैंने 5th क्लास में थी जब मैंने गुरुजी के पास में गई, मेरे जिनसे मैंने पहली शागिर्दी ली, अपने रंजीत सिंह जी थे। हाँ जी, वो फिर दिल्ली चले गए, सिरसा में ही थे वो तब। दिल्ली चले गए, वहाँ उनकी डेथ हो गई। उनके जाने के बाद जहाँ मैं 10th कर रही थी, 10th तक मैं उसी स्कूल में पढ़ी हूँ। स्कूल के जो प्रिंसिपल थे मैम इंदू देवगुन, उन्होंने फिर मैंने बाकी उनसे सीखा। 8th क्लास तक मैंने फिर उनसे सीखा। 5th के बाद वो 6th 7th में गए थे आई थिंक, और उसके बाद फिर मैंने 8th तक उनसे किया, सीखा जितना भी। फिर उन्होंने मुझे प्रोफेसर बख्शी राम जी उनके पास भेजा। 9th क्लास मैंने पूरा सीखा उनसे। 10th में आके पापा ने मुझे म्यूज़िक छुड़वा दिया कि क्लास नहीं जाना, क्योंकि बोर्ड के क्लासेस थे। फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू रखा +1 2, उसके बाद ग्रेजुएशन तक मैंने वहीं सिरसा में ही रही और वहाँ पे ही तालीम ली। जितना भी मैंने गाना सीखा सारा उन्हीं से सीखा और बड़ी बारीकी से उन्होंने सिखाया। तो एक जो चीज़ मैंने नोट किया अभी तक आपकी बातों से, और मैं देखता हूँ कि आपके शूट्स मैंने देखे हैं, उस पर आपके ब्रदर हमेशा आपके साथ में होते हैं, तो फैमिली सपोर्ट आपको हमेशा सही मिला है। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर हमें अपनी फीमेल्स को आगे लेके आना है, इंडिया की फीमेल्स को, तो फैमिली को। एक लड़की के लिए कहने को तो अब जो मर्ज़ी हम कहें कि लड़कियां बराबर काम कर रही हैं, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे लड़कियां अकेले नहीं काम कर सकती, लेकिन फिर भी फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ गर्ल, हमें जब तक फैमिली फुल सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक आप मेंटल लेवल आपका अगर सही नहीं है, आप मेंटली अगर सही नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे आपका। और हमारा जो सिंगिंग है, जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, या फिर ठीक नहीं है आप मेंटली, आप सिंगिंग नहीं कर सकते। ये सेम सभी चीज़ों पे अप्लाई होता है, इसलिए फैमिली का होना साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्वियसली मेंटली स्टेबिलिटी तो ज़रूरी है ही, क्योंकि जब तक आपको अपना मोटिव, अपना गोल नहीं पता, आप कैसे आगे बढ़ोगे उस चीज़ के लिए। बहुत बढ़िया। और तो फिर फैमिली की अगर हम बात करें तो कौन ज़्यादा सपोर्टिव था? मतलब मॉम ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, डैड ज़्यादा सपोर्ट करते थे, या ब्रदर ने सपोर्ट किया? एक्चुअली सभी। मेरी फैमिली में मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, भाई भाभी, एक छोटा भतीजा है, और फैमिली में एक और छोटा भाई भी है। तो ये है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने सपोर्ट हर बंदे ने अपनी जगह पे, हाँ, अपनी जगह पे अपने तरीके से सपोर्ट किया। पापा ने म्यूज़िक सिखाने के लिए भेजा, उन्होंने ही भेजा कि सीखना है। थैंक यू कहना चाहूँगा मैं आपके फादर साहब का जी, जिन्होंने हमें इतने अच्छी आवाज़ से नवाजा। थैंक यू। उसके बाद मम्मी ने कभी ये नहीं कहा कि खाना बना या ये करो, क्योंकि जब मैं सिरसा में थी तो मेरे घर के ऊपर एक कमरा था, अलग कमरा बना हुआ था, तो मैं वहाँ जाके अपना वॉकमैन लगा के कानों में, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है दुनिया में क्या नहीं, मैंने अंदर से कुंडी लगा लेती थी और मैं गाना प्ले करके साथ साथ ऊंची ऊंची आवाज़ में गाती थी। मतलब जो मैं आज देखती हूँ कि जनरेशन जो करती है, हर इंसान उस सिचुएशन से निकलता है। तो जब मैं देखती हूँ किसी को कि इतना पैशनेट होता है अपनी सिंगिंग को लेके, अपने किसी भी काम को लेके, खुशी होती है कि मैं भी इसी स्टेज से निकली हूँ।
तो वो जो था मम्मी का अपने भाभी ने अपने तरीके से सपोर्ट किया, क्योंकि ब्रदर मेरे ऑल द टाइम मेरे साथ ही होते हैं, कहीं भी जाना है, शोज़ हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, शूट्स हैं, जहाँ पे भी हैं साथ में, तो उन्होंने अपने तरीके से सपोर्ट किया। और भाई का तो फिर सबसे बड़ी है ही है। दिखते हैं आपके भाई तो हर शूट पे आपके साथ दिखते हैं, और बहुत ही मैं कहूँगा ये भी एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, यू नो, बीइंग अ फैमिली, एक ब्रदर अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट कर रहा है, वेरी गुड, उनको भी मैं थैंक यू करना चाहूँगा। और उतार चढ़ाव की बात कर रहे थे जीवन में, ना हर किसी भी इंसान के किसी भी मोड़ पे ऊपर नीचे लगा ही रहता है, राइट? तो कोई एक ऐसा टाइम जो आपको लगा हो कि दिस इज़ द टाइम जो मैं चाहती थी अपने जीवन में पाना और आज मेरे को मिल गया है, आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। एक्चुअली कोई भी इंसान कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। मुझे 10 साल हो गए गाते हुए, 2006 से मेरा करियर स्टार्ट हुआ था, लेकिन जब इतना फेम मिला मुझे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मतलब ड्रीम में भी नहीं सोचा था। मुझे ड्रीम आते थे, मेरी जो मोस्ट फेवरेट जो मेरी सिंगर थी, हैं और हमेशा रहेंगी, जसविंदर नरूला जी, जिनको मैंने बहुत सुना। मेरे को ड्रीम आते होते थे कि मैं उनको मिलूँगी, मैं ड्रीम्स में मिलती थी उनको। अमिताभ बच्चन जी, उनको मैं ड्रीम्स में मिलती थी। तो ये जो चीज़ें, हर इंसान इस दौर से निकलता है जब उसने ड्रीम्स अपने सोचे होते हैं कि ये ड्रीम्स ये मेरे पूरे होंगे, और भगवान अपने आप उस चीज़ के पास ले जाता है। जसविंदर नरूला जी उस शो की जज थी, और मैंने गाया एक गाना था, आया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया, आया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया, आया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया, आया ते सदा रंग लाया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया। तो ये गाना था, वो सामने बैठी थी, मैं गा रही थी। जब गाना ख़त्म हुआ वो रो रही थी, तो मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आप रो क्यों रही हैं, तो उन्होंने कहा कि बेटा तूने किसी की याद दिला दी। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि जो मेरा ड्रीम था, जिनको देखना, मैं उनके सामने गा भी रही हूँ खड़ी होकर, और उनको मैंने रुला भी दिया। मेरे गाने ने, हाँ, मतलब असर किया उनके ऊपर। तो मेरे वो चीज़ें धीरे धीरे सब मेरे पास आती गई अपने आप ही। मैंने मांगा नहीं कभी भी भगवान से कि ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, सिर्फ सोचा है कि ये होना, ये काश अगर हो जाए तो वो सब कुछ होता गया। आपको ऐसी और मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। जब आवाज़ पंजाबी ख़त्म हुआ तो इतना फेम था कि हर इंसान मुझे, पंजाब जहाँ जहाँ पंजाबी थे पूरे वर्ल्ड में, सब रुपिंदर हांडा के नाम को पहचानने लगे थे, मेरी शक्ल को पहचानने लगे थे कि ये रुपिंदर है। एकदम से लाखों लोगों को मिलना, हज़ारों लोग आ रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों को, चाहे वो बनावटी हंसी हो, मुझे कहने कैमरे पे कहने की कोई शर्म नहीं है, क्योंकि जो इंसान, एक नॉर्मल इंसान, उसको एकदम से इतना कुछ मिल जाए रातों रात, तो रातों रात तो नहीं, खैर 7 महीने लगे थे, लेकिन मेहनत भी थी इतनी, गुरुजी की भी थी, फैमिली की थी, सब ने अपने एफर्ट्स किए हैं, लेकिन उसके बाद एकदम से आपकी लाइफ रातों रात बदल जाती है, और आपको हर इंसान के साथ आपको हंस के बात करनी है। आप किसी को यहाँ पे ना लाइन नहीं पढ़नी चाहिए, आप सबको हंस के मिल रहे हैं, वो चीज़ मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी। मैं थी अपने मस्ती में रहने वाली, मैंने कभी किसी की मेरा सिर्फ ये टारगेट था, गाना कानों में लगाओ, अपने रूम में जाओ, पढ़ो और सो जाओ, मेरा ये था। और मेरे को एकदम से सबको हंस के मिलना पड़ गया, मैं इरिटेट हो गई मैं उस चीज़ से। मैंने कहा भगवान मुझसे ले लो, ये क्या दे दिया तुमने। तो मैंने एक दिन लिटरली मैं गुरुद्वारे गई, मैंने अरदास किया, और उसके बाद एकदम से ना भगवान से कुछ मांगा और भगवान दे नहीं रहे, मतलब भगवान ने दे दिया। उसके बाद हाँ, उन्होंने दे दिया, उन्होंने सुन लिया। तो उसके बाद मैंने सिंगिंग 2 साल के लिए छोड़ दी। मेरा गाने का ही मन नहीं किया। उसके बाद एक एल्बम की मैंने, 2006 में मेरी रिलीज़ हुई थी, मेरे हानियाँ, सुपर हिट, बहुत हिट गई, आज तक उसके गाने सबको याद भी होंगे, डीजे पे बहुत चले उसके गाने। उसके बाद मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट की, चंडीगढ़ आ गई मैंने बीच में ही। फिर जब लोगों का बहुत प्यार जो देखने को मिलता है, लोगों को वेट थी कि दूसरे जो विनर थे
रोशन प्रिंस, उनकी एल्बम आ रही थी और मेरी आ नहीं रही थी। तो 2006 के बाद 7 निकल गया, 8 निकल गया। तो फिर मैंने सोचा कि ये मैं अपने लिए नहीं कर रही, मैंने लोगों के लिए करना है। आर्टिस्ट अपने लिए नहीं होता, वो लोगों के लिए होता है, जो लोगों से बनाते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने एल्बम स्टार्ट की अपनी, और मैंने 1 साल के बीच बीच में एल्बम कंप्लीट कर ली। 8 गाने थे उसमें, और उसके पहला गाना जब ओपन हुआ तो वही बहुत लोगों ने बहुत सराहना दी उसे। फिर सेकंड सॉन्ग तेरी मेरी निभी जाती, 2009 में वो एल्बम रिलीज़ हुई जाके फरवरी में। तो वो भी एल्बम, तब डुएट का ज़माना आ गया था, एकदम से दौर चेंज हो गया। 2006 के बाद एक नया दौर है, और उस दौर में आके आप अपनी एक इंडिविजुअल जो आपकी इमेज है, आप सोलो एल्बम कर रहे हो अकेले, तो वो एक बड़े मेरे लिए चुनौती वाली। तो मैंने वो जब किया तो वो भीड़ में से एक अलग नज़र आई, तो मैंने अपनी जगह बनाई दोबारा 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। तो वो बड़ा अच्छा कमबैक हुआ। उसके बाद फिर मैंने एमफिल में एडमिशन ले लिया पंजाबी यूनिवर्सिटी आके। तो मेरा फिर ध्यान पढ़ाई में हो गया, क्योंकि 1 साल, वो जो 1 सेमेस्टर था 1 साल का, वो इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद फिर भी मैं थोड़ा कर सकती थी, टाइम अपने को दे सकती थी। तो 1 साल फिर मेरा गैप पड़ गया। फिर मैंने 1 साल के गैप के बाद फिर एल्बम स्टार्ट की, और वो 2012 में जाके रिलीज़ हुई। तो उसको कंप्लीट होते होते टाइम लग गया, लेकिन वो जो कमबैक था वो इससे भी बड़ा था। तो जे तो नहीं सी मनाना वे मैं ना रुसदी, हमने मलेशिया जाके शूट किया। तो जिस तरह का ट्रेंड आ रहा था उस हिसाब से मैंने अपना काम किया। जो लोगों की डिमांड थी कि वीडियो ऐसी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से अपने को भी मैंने चेंज किया, अपनी लुक्स को चेंज किया। तो मैं अब टाइमली अपनी लुक्स के ऊपर हमेशा काम करती आई हूँ। इम्पोर्टेंट भी है अब लोगों के बीच में बने रहना। हाँ, तो लोगों को, तो आप पिछले से क्या डिफरेंट लेके आ रहे हो अपने, क्योंकि कंपटीशन आपका अपने साथ ही होता है, किसी और के साथ नहीं होता। तो लोग आपको ही अपने काम के साथ कंपेयर करते हैं, मतलब पहला दिन नहीं आया कितना हुन। तो ये था 2012 में वो एल्बम भी बहुत, उसके गाने भी बहुत पसंद किए। फिर 2013 में तब मैंने सोच, क्योंकि मेरी एमफिल साथ के साथ कंप्लीट हो चुकी थी, कंप्लीट करने के बाद एल्बम मैंने रिलीज़ की। डिग्री मुझे एल्बम रिलीज़ करने के बाद मिली है, तो उसके बाद मैं एकदम फ्री थी। 13 में फुल एल्बम की। फिर उसके बाद ज़माना एकदम फिर चेंज, तो फिर आ गया सिंगल का ज़माना। तो फिर सिंगल स्टार्ट हो गए, की करा, जिसमें एक गाना था की करा तेरे नाल अख लड़गी। फिर कैंट सरदार तो आपको बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था। मैं उसमें लोगों ने मतलब बहुत चलाया वो गाना। वो एक्चुअली उसकी जो प्रमोशन स्टार्ट की थी मैंने, कोई प्लान नहीं थी, वैसे ही एक बच्चे की मैंने, सरदार था, उसने बड़ी सुंदर उसने पग बांधी हुई थी, टर्बन। तो मैंने उसकी फ़ोटो की, तो लोगों ने मुझे भेजनी स्टार्ट कर दी। तो एक अलग तरह की प्रमोशन थी, जब मैंने लोगों के अपने पेज पे मेरे जो फैंस हैं उनकी फ़ोटोज़ अपडेट कर रही थी, तो उससे सभी मेरे साथ जुड़ने लग गए। और एक और चीज़ भी थी, क्योंकि सरदारों के ऊपर कभी गाना नहीं आया, बहुत टाइम हो गया था, बहुत टाइम के बाद कोई सरदार लड़कों के लिए कोई गाना था, और वो अप्रिशिएट किया उस चीज़ को लोगों ने, कि इसने एक अलग टॉपिक और हमारी प्रेज़ में कोई गाना किया। तो वो चीज़ काम कर गई और वो गाना हिट हो गया। तो मैम कैंट सरदार थोड़ा जा सुना दो दे। देसी बीट करके रिपीट ला दवी, हमले दा हिट कोई गीत ला दवी। अज नचना नचना अज नचना पमुके वांगू मचना, बहाना कोई दिल पालदा, सूट दर्जी तो फिट मैं सवालियां च नावे तेरी पग नाल दा। वंडरफुल। तो व्यूअर्स, आई गेस इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक, क्योंकि मैम को भी मैंने बहुत ज़्यादा बोलने मजबूर सा कर दिया, और गाने भी हमने 3-4 सुन लिए। तो मैम ऑल्सो नीड अ ब्रेक। I'll catch you after 5 minutes. I'll catch you after a short break.